आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो आज दीपिका और मैं मौजूद है बैंडस्टैंड बांद्रा में। यहीं से हर एक डिटेल आपको दिखाएंगे। हर एक मॉर्निंग अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर, ऐसे में सबसे पहले वो नाइजीरिया में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तमाम लोगों ने उनको रिसीव किया और बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए नाइजीरियंस नजर आए। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू में मुलाकात होने वाली है। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो अबुजा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य से पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। आज पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू में मुलाकात होगी। मुलाकात बेहद अहम, भारत और नाइजीरिया के बीच में बायलैटरल जो चर्चा है वो आज होने वाली है और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से जुड़ी हुई। भारत और नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत आज होने वाली है। मैं कानों से हूँ। मेरा नाम मान्या है। मेरा नाम मान्या शेख है। और कहाँ से आए हो आप? मैं कानों से आई हूँ और मोदी जी का स्वागत करने आई हूँ। मोदी जी मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? नूतन वर्ष अभिनंदन। नए साल की शुभकामनाएं। रिद्धि पटेल। मेरा नाम रिद्धि पटेल। एंड नूतन वर्ष अभिनंदन मोदी जी। ओके। आप अपना नाम बताएं। रिद्धि पटेल। आप यहाँ आए हैं किसके लिए? और मोदी जी को मिलने के लिए। क्या बोलेंगे मोदी जी से मिलेंगे तो? नूतन वर्ष अभिनंदन गुजरात की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और नए साल की शुभकामनाएं और राम राम। जय श्री राम। तो आपको खबर बता रहे हैं, भारत की ओर से 17 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचा है और ये मीटिंग अपने आप में काफी अहम है। नाइजीरिया के बाद ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। 18-19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देखिए, गुयाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अभी नाइजीरिया की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसके बाद ब्राजील में भी उनका दौरा है। ब्राजील में प्रधानमंत्री 18-19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के, जिसको लेकर के जुबानी जंग काफी तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ताबड़तोड़ रैलियां की और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। और इसी को लेकर अलीगढ़ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पे न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, बल्कि मुस्लिम लीग के ट्रैक पर पार्टी को बताया। क्या है पूरी डिटेल, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सवाल न तो सरकार बनाने का है, न ही सरकार बचाने का। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए। यूपी का ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि असल सवाल है साख बचाने का। 2024 में यह पूरी तरह से ये निश्चित हो गया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है। सुना आपने, उपचुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सियासी वार पलटवार हो रहे हैं और इन सब के बीच सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है, सियासी तापमान आसमान में पहुंच गया है। हम आपको सीएम योगी के उस बयान को सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत अलीगढ़ से, जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने लोगों को अलीगढ़ के इतिहास की याद दिलाई। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली
मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी। चुनाव इतना करीब है, सामने से वार हो रहा है, तो फिर रिएक्शन तो लाजमी है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से हमले का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने संभाला और मैनपुरी के करहल में बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि असल बात क्या है जिसकी वजह से बयानों में सियासी उबाल आ गया। तो बता दें कि शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा हमला बोला और समाजवादी पार्टी की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमले किए, दंगा और नक्सलवाद की याद भी दिलाई। तो वहीं डिंपल यादव ने योगी के बांटने वाले नारे पर हमला कर बीजेपी की नस दबाने की कोशिश की। की वजह से, डर की वजह से ये लोग बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, जिससे कि इनको पता तो है कि वोट तो अब खिसक ही गया है, तो झूठ पैदा करो और वोट बटोरो। दरअसल हरियाणा चुनाव से ही बीजेपी ने बांटने वाले नारे पर अपना फुल फोकस शिफ्ट कर दिया है। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह बांटने वाले नारे दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का तोड़ निकाल लिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में कंगना रनौत का बयान सामने आया और उन्होंने इस बयान का समर्थन कर दिया है। उन्होंने एकता से इस बयान को जोड़ दिया है। जी हाँ, कंगना रनौत ने बटोगे तो कटोगे बयान को लेकर के बात कही है। हम तो पीओके को भी साथ लेकर के चलेंगे। विपक्ष की बांटने की जो साजिश है वो फेल हो चुकी है। कंगना रनौत की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के एकता के लिए कंगना रनौत इस बयान को लेकर के समर्थन देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हम तो पीओके को भी साथ लेकर के चलने वालों में से हैं। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा हाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। एक नया मामला ओडिशा से सामने आया जहां पर स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हुए भी एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ओडिशा में देश की पहली एआई टीचर बनाई गई है, तैयार की गई है और ऐसे में इसका फायदा उन स्कूलों में मिलेगा जहां पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसका फायदा कैसे लिया जाएगा और क्या यहाँ पर सब कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। साड़ी पहनकर इंडियन लुक में नजर आ रही ये रोबोट कोई सामान्य रोबोट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का वो कमाल है जो आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर में धमाल मचा देगा। ये है ओडिशा की पहली एआई टीचर। नाम है एलिशा और एलिशा को अब एक स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई है। एआई टीचर एलिशा की खासियत यह है कि एलिशा से किसी भी सब्जेक्ट का सवाल किया जाता है तो चंद सेकंड में वो उसका धड़ल्ले से जवाब देती है। एआई टीचर एलिशा को ओडिशा के कटक के बोस इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन विभाग की छात्रों ने तैयार किया है।
एलिशा को खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि वो स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट टीचर की जगह ले सके। और अब बात करते हैं पटना से, जहां पर सेना भर्ती के लिए दौड़ में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि पटना के सैनिक चौक के पास में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे और संख्या इनकी करीबन 30,000 बताई जा रही है। जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा देना है उन्हीं पर चली लाठियां। रात में आए थे और इस टाइम मार मार के पुलिस वाले भगा दिए। ये भी नहीं बताया कब होगा क्या होगा, कैंसिल कर दिया ऐसे ही। भर्ती के लिए पहुंची युवकों की भीड़ पटना में हो गई पिटाई। पत्थरबाजी हुआ, फिर वहाँ से हम लोग का दूसरा जगह शिफ्ट किया गया। भीड़ देखकर पुलिस के फूले हाथ पांव, संभालने में छूटा पसीना। लड़का लोग आ गया था कि वहाँ पे सबको डर हो गया एक दूसरे को, और बहुत लड़का था ऐसा जो बहुत मानी से हंगामा कर रहा था। देखिए इन तस्वीरों को, भीड़ ऐसी कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। हालात काबू करने में हाथ पांव फूलने लगे। अभ्यर्थियों की भीड़ जब नहीं संभाली गई तो देखिए कैसे पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां आर्मी भर्ती के 5वें दिन हंगामा मच गया, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पटना के करियप्पा मैदान में पूरे बिहार से करीब 30,000 की तादाद में अभ्यर्थी पहुंच गए। वो भी तब जब ग्राउंड की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 2000 लोगों की ही है। ग्राउंड की क्षमता के मुताबिक अभ्यर्थियों को भेजा गया तो बाहर खड़े अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बता दें कि दानापुर में हो रही इस भर्ती में 2 दिन बिहार, 2 दिन उत्तर प्रदेश और 2 दिन मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए तय थे। शनिवार को बिहार के अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होनी थी, लेकिन भारी संख्या में अभ्यर्थियों के आने से अफरा तफरी मच गई। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ होने की वजह से दानापुर कैंट में होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। खबर है कि सेना की बहाली 28 नवंबर को होगी। दीपिका और मैं मुंबई में मौजूद है, लेकिन दीपिका यहाँ पर नजारे जितने खूबसूरत है, लेकिन एक कमी जरूर नजर आती है और वो है बीच की गंदगी। बिल्कुल, और उसी से जुड़ी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी दिल्ली से है, जहां पर लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उसका स्तर फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको लग रहा होगा कि ये फॉग है, लेकिन ये स्मॉग की चादर है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं और अगले कुछ दिनों तक देखिए प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली। शनिवार को दिल्ली शहर देश के सबसे प्रदूषित रहा। दिल्ली में AQI 400 के पार बरकरार है। हवा की जो गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है। तो वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत के आसार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं। रोजाना तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से, जहां पर एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ग्रेविटी भी कई जगहों पर दिल्ली में लागू किया गया। जानकारी भी कल हमने आप तक पहुंचाई थी। 400 के पार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली NCR में हालात बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आबो हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है और यही वजह है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। AQI का जो स्तर है वो 400 से 600 के बीच पहुंच चुका है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए सरकारें भी तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर के साथ सुपर सीडर मशीन लगाई गई है। ठीक इसके पीछे पहले ये समस्या है कि किस तरीके से पराली यहाँ फैली हुई है धान की कटाई के बाद में, और ये समाधान की तस्वीर है कि किस तरीके से इसका समाधान ठीक उस ट्रैक्टर के पीछे हो गया। सिर्फ एक मशीन है ये। इसी मशीन के साथ में पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो धुआं पहुंचता था उसका समाधान
यहाँ पर आपको ये मशीन करती हुई नजर आएगी। ऐसी मशीन है जो कि एक तो इसने क्या हुआ, जब आपने कंबाइन से जोना काट दिया, ठीक है जी, उसके बाद ये मशीन जो है ये चलाई जाएगी। ये 1 2 3 काम इकट्ठे करेगी। एक तो ये मशीन जो पराली खेत में है उसमें उसको बीच में ही मिक्स करके उसको खाद बना डालेगी। पहली समस्या का समाधान हो। दूसरी बात, जो हमारा गेहूं है उसकी बिजाई भी साथ ही साथ में ये कर रही है। और तीसरी बात, इसमें खाद जो है वो भी साथ ही साथ में डाल रही है। सो खेत में जो आपका धान था, जो झोना था, उसकी भी खाद बनाकर बीच में हो गई। उसके बाद जो खाद डाली थी आपने कनक की बिजाई के साथ डालने के लिए, वो भी डल गई। सो ये एक ऐसा समाधान है। आप समझे ये कि धान की कटाई के बाद में जो पराली बचती है ये उसे जमीन में मिक्स कर देती है, जो खाद का काम करती है। अब खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ से पहले अखाड़ों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। खबर है कि अखाड़ों की तरफ से ज्यादा भूमि आवंटन की मांग की गई है, जबकि मेला प्रशासन की ओर से पिछले साल से ज्यादा भूमि अखाड़ों को देने का दावा भी किया। तो 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। ऐसे में 18 और 19 तारीख को यानी कि 18 और 19 नवंबर को जमीन आवंटन को लेकर जानकारी मिली है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। सीएम योगी के दिव्य भव्य महाकुंभ की परिकल्पना ने महाकुंभ नगरी के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है। इस दिशा में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक साधु सन्यासियों के अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि संतों से मिलकर परंपरा के मुताबिक भूमि आवंटन का काम कर रहा है। प्राधिकरण की ओर से आश्वासन दिया गया है कि किसी भी सूरत में अखाड़ों को पिछले कुंभ से कम भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। वहीं अखाड़ों को भूमि आवंटन पूरा होने के बाद अन्य संस्थानों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। भूमि आवंटन का काम सभी अखाड़ों की सहमति से 18 और 19 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा। महाकुंभ 2025 के दिव्य भव्य आयोजन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। बनारस की तर्ज पर गंगा यमुना के प्राचीन घाट चमकने शुरू हो गए हैं। भव्य दिव्य आयोजन होगा, लिहाजा सुरक्षा पर खास नजर रहेगी। 40,000 जवान कुंभ मेले के दौरान तैनात रहेंगे। AI तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अगले साल 13 जनवरी से आयोजित होने वाला महाकुंभ दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित, ग्रीन, प्लास्टिक फ्री और डिजिटल महाकुंभ होगा। और अब हम आपको खबर अयोध्या से बताने वाले हैं। अयोध्या नगरी राम की नगरी ना कभी किसी से पहले डरी है और ना ही कभी आगे डरने वाली है। एक ऐसी नगरी जहां पर साक्षात राम भगवान विराजे हो, हनुमान भगवान का पहरा हो। ऐसे में कोई आंख उठाकर अयोध्या नगरी की तरफ देखने की हिम्मत कर कैसे सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार गुस्ताखी की है खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने, लेकिन राम नगरी में हिंसा की धमकी दे करके वो बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था जहाँ से जुड़ी हो उसके बारे में बुरा बोलना तो दूर, बुरा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। राम नगरी अयोध्या से आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे। देखिए, अयोध्या में इससे पहले बहुत धमकियां मिल चुकी हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी जब तक है तब तक ऐसी धमकियों का कोई मतलब नहीं है। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात विराजे, जहां के पहरेदार हनुमान जी हों, जिसके चारों कोनों पर विजय पताका लहराए, जहां वीर हनुमान की सेना का पराक्रम हो, भला उस राम मंदिर और अयोध्या पर किसी की काली नजर भी कैसे पड़ सकती है। ये सवाल तब उठने से मॉनिटरिंग की जा रही है। हर संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है।
भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अयोध्या की गलियों में फ्लैग मार्च हो रहा है। पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद ग्राउंड पर मुस्तैद हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी को जाने वाला रास्ता है और आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी पर भी सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे भी सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं और हर उन व्यक्तियों को चेक करते हैं जिन पर ये जो संदिग्ध लगते हैं। हर वाहनों को चेकिंग किया जाता है। सीआरपीएफ, पीएसी, एटीएस, एसपी सिक्योरिटी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड। राम मंदिर की अवैध सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सुरक्षा एजेंसियों के जिम्मे है। आतंकी हमले की धमकी के बाद सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों ने अयोध्या के प्रवेश द्वार से राम जन्मभूमि कैंपस तक रूट मार्च किया। इसके अलावा एटीएस के साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस सब से इतर अयोध्या धाम के संत समाज को अपने भगवान राम और हनुमान के पराक्रम पर भरोसा है। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो पन्नू जैसे आतंकवादी जो हैं ऐसे बहुत आए बहुत गए, कभी अयोध्या का बाल बाका नहीं कर पाए। ना अयोध्या में दर्शनार्थियों की कमी है और ना आने जाने वालों की कमी है। श्री राम से अगाध प्रेम और हनुमान की पहरेदारी के भरोसे का प्रतीक इन तस्वीरों में दिख रहा है। राम भक्तों की उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या कभी आतंकियों के गीदड़ भक्तियों से नहीं डरा। यूं तो जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। करीब 2 हफ्ते पहले दीपोत्सव में अयोध्या ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया। कार्तिक मेले में भक्तों की भीड़ ने पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ डीजीपी ने भी इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए हैं। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने राम नगरी के सेंसिटिव इलाकों का दौरा कर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा भी लिया और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए। भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहेगी और है और हम लोग सतर्क दृष्टि रखते हैं। यहाँ पर अयोध्या जी का हमेशा एक थ्रेट परसेप्शन इस क्षेत्र का है जिसको लेकर के हम लोग हमेशा इटर्नल विजिलेंस जिसे कहते हैं वो हम लोगों को रखनी होती है और हम लोग सतर्क रखते हैं। यहाँ के लोगों का सहयोग भी प्राप्त करते हैं। आतंकी हमले की धमकी सैकड़ों साल पुरानी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने अयोध्या के इतिहास को मिटाने की लाख कोशिश की, लेकिन राम नगरी में गंगा जमुनी संस्कृति आज भी आबाद है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनाव को लेकर के जबरदस्त चुनाव प्रचार वो करने वाले। तो झारखंड में जहां पहले चरण के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं, वहीं दूसरे चरण के चुनावों के लिए लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। ऐसे में आज जेपी नड्डा की मौजूदगी झारखंड में रहने वाली है। चुनाव प्रचार वो करते हुए देखे जाने वाले हैं, रैली करते हुए उनको देखा जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से, जहां पर बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में रैली जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में रहेंगे। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो एक के बाद एक चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं और झारखंड में आज जेपी नड्डा मौजूद होंगे। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में रैली करने वाले हैं। अंतिम दौर पर है और भी ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार किए जा रहे हैं। प्रदेश में घुसपैठ का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ में और सोरेन सरकार के ऊपर जमकर दोनों मंत्रियों ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार आते के साथ ही घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी उबाल चरम पर है। दोनों तरफ से दिग्गज चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। बयानों की तीर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने एक बार फिर झारखंड में हो रहे घुसपैठ का मुद्दा उछाला। आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। जुबानी ताप से सियासत की अंगीठी जलाई जा रही है। बयानों में घुसपैठ का जिक्र कर सत्ता में पैठ बनाने की कोशिश है। तभी तो बीजेपी का हर फायर ब्रांड नेता घुसपैठियों के जरिए सोरेन सरकार के खिलाफ आग उगल रहा है।
मुसलमानों को देने में हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने बोला घुसपैठियों को फ्री में देगा। घुसपैठियों का जो दिन वो कुछ भी फ्री देने का कोशिश करेगा ना, उनको हम कुर्सी से हटा देंगे। झारखंड में सत्ता के सिंहासन को लेकर जंग छिड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज है और बीजेपी की ओर से जिस मुद्दे के जरिए हमले हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार के अलावा घुसपैठिए का मुद्दा छाया हुआ है। शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा और हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल दिया। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार। मैं झारखंड के आदिवासी, ओबीसी, दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम हम करेंगे। देवघर के मधुपुर में हुए चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं झारखंड के उप प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी साफ कर दिया कि झारखंड में हो रहे चुनाव से और प्रदेश की सत्ता में बदलाव से राज्य में क्या बदलेगा। इस बार का चुनाव पूरा झारखंड का भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव ये निर्णय करेगा कि झारखंडिया के लिए रहेगा कि ये झारखंड घुसपैठिया अपना ग्रिप में ले लेगा। ये चुनाव यही डिसाइड करेगा कि झारखंड का अस्मिता रहेगा कि घुसपैठिया और घुसेगा। झारखंड के सियासत में अभी 2 दिनों तक जुबानी तल्खी जारी रहेगी क्योंकि कल तक ही चुनाव प्रचार होने हैं। चलिए अब जानते हैं कि झारखंड में आज बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के मैदान में कौन उतरेगा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में 3 रैलियां करेंगे। वे झारखंड के बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में रैली करेंगे। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो वहीं अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को चुनाव का फैसला होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी है खबर। और आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में मौजूद रहने वाले हैं। हुंकार भरते हुए चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह को आज महाराष्ट्र में देखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। गढ़चिरौली, वर्धा और काटोल विधानसभा में जनसभा गृह मंत्री अमित शाह की रहने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। आज कोल्हापुर, सातारा और पुणे में योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली। तो चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, स्टार प्रचारक कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की बात की जाए तो खासा फोकस महाराष्ट्र में है, क्योंकि शिवसेना और शिंदे गुट में 2 फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है जब महायुति के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी महाराष्ट्र में रहने वाली है।